हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर का मैप लेकर मैं आया हूँ आप लोगों के सामने। इस चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। जीवन रेखाएं मतलब लाइफ लाइन। अब लाइफ लाइन क्या? वो लाइन जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को जीवन मिलता है, अर्थात हमारा ट्रांसपोर्टेशन, रोड्स। ये आप देख रहे हैं कि मैप पर ये लाइनें अलग अलग तरह की दिखाई दे रही हैं, जो अलग अलग प्रकार से देश को एक भाग से दूसरे भाग को जोड़ रही हैं। और जो अपना संचार व्यवस्था है, उसमें तेजी ला रही है। इसीलिए इसको जीवन रेखा बोला जाता है। इस चैप्टर में दो मैप हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये जो राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे वाला मैप है, और दूसरा ये तो रेलवे वाला है। इसके बाद जो हमें सी पोर्ट और एयरपोर्ट्स हैं, तो ये दो मेजर मैप हैं इस चैप्टर में। तो आइए शुरू करते हैं। इस मैप को हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है। इसमें जो नेशनल हाईवे हैं उनको शो किया है, और जो हमारे देश के मुख्य चार महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों को जो रोड के द्वारा जोड़ा गया है, जिसको हिंदी में स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला जाता है। तो एक ये है। इसके बाद जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर है, यानी उत्तर को दक्षिण भारत से जो रोड जोड़ती है उसको कॉरिडोर अर्थात गलियारा बोला जाता है, उत्तर दक्षिण गलियारा। और इसी तरह से पूरब से और पश्चिम को जोड़ने वाला रोड अर्थात गलियारा, ये हमारे मुख्य हैं इस मानचित्र में। फिर कुछ और भी नेशनल हाईवे हैं, जैसे जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे NH7 जो 2369 किलोमीटर लंबा है, और वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु, मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी को जोड़ता है। फिर इसके बाद NH8 जो दिल्ली व मुंबई को जोड़ता है। फिर NH15 जो राजस्थान के अधिकतर हिस्सों को जोड़ता है। फिर इसी में एक वो आता है जो हम लोगों ने वो पढ़ा है कि शेरशाह सूरी के द्वारा जो सड़क बनवाई गई थी, GT रोड जिसको बोला जाता है, तो इस तरह से जिसको शेरशाह सूरी मार्ग बोला जाता है, NH1 दिल्ली और अमृतसर के बीच। तो इस तरह से इस मानचित्र में हम लोग ये देखेंगे। तो ये चलते हैं। सबसे पहला NH फर्स्ट,
दिल्ली से अमृतसर के बीच। हालांकि ये भी कॉरिडोर में ही आ गया है, लेकिन फिर भी इसको अलग से देखना है थोड़ा सा। देखिए, ये हमारा दिल्ली है और ये हमारा जा रहा है जालंधर होते हुए, ठीक है। और ये हमारा आ गया यहाँ पर अमृतसर। तो ये NH1 शेरशाह सूरी राजमार्ग इसको बोला जाता है। इसके बाद हम पहले आप लोगों को दिखाते हैं कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उत्तर दक्षिण गलियारा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है, ये ध्यान देना है कि ये जो NH है या कॉरिडोर है, कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है और कहाँ पर ये दोनों कॉरिडोर मिल रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ये पॉइंट जो है हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से जो हमारा उत्तर दक्षिण गलियारा है वो श्रीनगर अर्थात जम्मू कश्मीर से शुरू होता है। ये देखिए, ये है श्रीनगर। ये श्रीनगर है, यहाँ से शुरू हुआ और फिर वो जो NH1 में मिला हुआ है जालंधर से फिर दिल्ली, ठीक। और फिर ये आता है आगरा, आगरा से झांसी, ठीक है ना। और फिर झांसी से ये मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है और फिर वहाँ से ये देखिए झांसी तक आए थे हम। फिर यहाँ से नागपुर आता है अर्थात महाराष्ट्र में, और फिर इसके बाद निज़ामाबाद, फिर आता है हैदराबाद अर्थात तेलंगाना, फिर इसके बाद कुरनूल, ठीक है। फिर कुरनूल के बाद ये कर्नाटक में प्रवेश करता है और फिर ये आप देख रहे हैं कि बेंगलुरु, और फिर यहाँ से ये कृष्णगंज होते हुए ये सीधे आता है या कन्याकुमारी, ठीक। इसी में सेलम से ये एक रास्ता चला था कोच्चि, लेकिन हमारा ये नहीं, ये हमारा है बिल्कुल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये श्रीनगर से प्रारंभ होकर कन्याकुमारी तक आता है। इसको हम कहते हैं उत्तर दक्षिण गलियारा। अब दूसरा गलियारा कॉरिडोर जो पूर्व से पश्चिम। अब पूर्व में ये यहाँ पर सिलचर पड़ता है, दिखाई दे रहा हम लोगों को। ये देखिए सिलचर। तो ये हमारा जो पूर्व पश्चिम गलियारा है वो सिलचर से प्रारंभ होता है। सिलचर से देख रहे हैं आप, ये गुवाहाटी आया, फिर गुवाहाटी से ये असम में है, गुवाहाटी में है, तो फिर आता है कोलकाता, फिर ये यहाँ से ये चलता है मुजफ्फरपुर अर्थात बिहार में प्रवेश कर गया, ठीक। इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम ताकि ये पूरा एरिया कवर हो। ये फिर हम यहाँ पर आए थे गुवाहाटी से, ये हमारा मुजफ्फरपुर बिहार में होते हुए, फिर मुजफ्फरपुर से हम आते हैं लखनऊ, फिर लखनऊ से कानपुर आए,
फिर कानपुर से आप देखिए झांसी पहुंच रहे हैं। झांसी वो स्थान है जहां पर कि ये दोनों गलियारे अर्थात उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये दोनों मिलते हैं। ये पिन पॉइंट है इनका। ठीक, इसके बाद झांसी तक आ गए हैं हम लोग। फिर झांसी के बाद ध्यान दीजिएगा आप लोग, हम लोग यहाँ पर आ गए थे झांसी में, जहाँ पर कि ये उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये दोनों मिलते हैं। जैसे चौराहे होते हैं वैसे उसी तरह से झांसी में आकर ये दोनों गलियारे मिलते हैं। फिर शिवपुरी मध्य प्रदेश, फिर यहाँ से राजस्थान में प्रवेश किया हम लोगों ने। राजस्थान से फिर गुजरात में राजकोट होते हुए पोरबंदर आ गए। तो इस तरह से ये हमारा पूर्व पश्चिम गलियारा पूरा होता है। पूरब में सिलचर से प्रारंभ होता है, ठीक, और पश्चिम में आकर ये गुजरात में पोरबंदर में आकर मिलता है। और वो स्थान झांसी है जहाँ पर कि उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। अब आइए इसमें आपको छोटा करते हैं। देखिए इस तरह से, तो ये दो कॉरिडोर हो गए आपके जो उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम को जोड़ते हैं। अब अगला आता है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। ये 6 लेन वाली महाराजमार्ग है और ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई इनको आपस में जोड़ता है। आइए इसको भी देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये हमने कहा था दिल्ली से शुरुआत होती है इस सुपर हाईवे की, और इसके बाद दिल्ली से चलते हैं और दिल्ली से जयपुर, ये जयपुर होते हुए फिर ये आए हम गुजरात में अहमदाबाद, अहमदाबाद से बड़ौदा, सूरत, मुंबई। तो दिल्ली से मुंबई को जोड़ा पहले, फिर उसके बाद मुंबई से चलते हैं तो मैप को ऊपर करते हैं। ये मुंबई तक हम लोग आए थे, ठीक है ना। मुंबई से फिर पुणे आते हैं, सोलापुर, बेलगांव, ठीक। बेलगांव से फिर हम लोग इसमें आते, ये स्थित, ठीक है ना। फिर यहाँ से जो कृष्णागंज स्थान था जहाँ से कि होते हुए आपका ये जा रहा है आपका उत्तर दक्षिण गलियारा, इसमें आके मिलता है। और फिर कृष्णागंज होते हुए ये चेन्नई पहुंचता है, ठीक। फिर चेन्नई से, ये आपका चेन्नई है, फिर यहाँ से पूर्वी किनारा पकड़ते हुए आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा होते हुए विशाखापट्टनम, ठीक है, विजयनगरम, गोपालपुर, पुरी, यहाँ तक पहुँच गया। फिर यहाँ से देखिए, फिर यहाँ से होते हुए मैं इस बार पूरा दिल्ली तो पहुँचाऊँगा आप लोगों को। ये विशाखापट्टनम, विजयनगरम, पुरी, फिर यहाँ से पारादीप होते हुए खड़गपुर होते हुए कोलकाता पहुँचा। कोलकाता से फिर ये औरंगाबाद, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, आगरा होते हुए दिल्ली पहुँच गया, ठीक।
ये आप लोग मैप में देखेंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए इसको इस शेप के आधार पर ही इस सुपर हाईवे का नाम क्वाड्रिलेटरल रखा गया है और इसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला जाता है। इसलिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और फिर से दिल्ली वापस, तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाता है, इसलिए इसको क्वाड्रिलेटरल ही बोला जाता है, क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे बोला जाता है। तो ये वो नेशनल हाईवेज हैं जो पूरे देश को एक दूसरे से बिल्कुल एक सूत्र में बांधते हैं और हमारे व्यापार की गति को, आर्थिक प्रगति को तेज करते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कहाँ से प्रारंभ होकर कहाँ समाप्त होता है। तो उत्तर जो कॉरिडोर है, जो गलियारा है, वो श्रीनगर से उत्तर में शुरू होता है और दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसी तरह से जो हमारा पूरब पश्चिम गलियारा है वो पूरब में सिलचर से प्रारंभ होकर और पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर में जाकर समाप्त होता है। और ये दोनों गलियारे मिलते कहाँ हैं? तो ये झांसी में जाकर मिलते हैं। ठीक। और दूसरा सुपर हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये दिल्ली से प्रारंभ होता है, फिर वहाँ से मुंबई आता है, मुंबई से पुणे होते हुए फिर ये चेन्नई जाता है, चेन्नई से फिर ये पूर्वी पट्टी पकड़ते हुए कोलकाता जाता है, कोलकाता से फिर ये दिल्ली जाता है। तो इस तरह से ये हमारा सुपर हाईवे भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद NH फर्स्ट भी देख लिया हमने, जो दिल्ली को जालंधर से जोड़ता है। और फिर इसके बाद NH7 जो भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ये वाराणसी से प्रारंभ होता है, तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में ये वाराणसी है, ठीक है ना। और ये यहाँ से होते हुए ये जबलपुर आता है। ठीक। जबलपुर से फिर ये इसमें आपको मिल जाता है उत्तर दक्षिण गलियारे में, फिर नागपुर आता है। ठीक। फिर नागपुर से ये हैदराबाद पहुंचता है। हम नागपुर आ गए थे, तो नागपुर से फिर ये हैदराबाद आया। ठीक। फिर हैदराबाद से ये बेंगलुरु पहुंचता है कर्नाटक में। ठीक। फिर बेंगलुरु से ये मदुरई के रास्ते, वही वाला है, ये आ गया। तो ये ठीक है। इसी तरह से जो राष्ट्रीय राजमार्ग का 8 है वो दिल्ली मुंबई को जोड़ता है। तो ये सारे जब आप मैप में देखेंगे टुकड़े टुकड़े करके, अलग अलग करके, तब और अच्छी तरह से समझ में आएगा और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन ये आपका जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इसको हमें ध्यान से करना है। और इसी तरह से आपका ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे।
अब हम लोग चलते हैं जो हमारे मेजर सी पोर्ट हैं और एयरपोर्ट। ये वो सी पोर्ट हैं जहाँ से भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। एयरपोर्ट के माध्यम से तो कम व्यापार होता है, लेकिन जो हमारा सी पोर्ट है उसके द्वारा भारत का अधिकांश व्यापार होता है। इसमें 12 प्रमुख और 200 मध्यम व छोटे पत्तन हैं। ये प्रमुख पत्तन देश का जो 95% है, 95% जो फॉरेन ट्रेड होता है वो इसके माध्यम से ही होता है। तो ये बहुत बड़ा भाग है, इसलिए ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अच्छा, इसमें जो आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर को, तो इसमें दिया भी है कि कौन सा जो सी पोर्ट है वो सबसे मतलब डीप है, या कौन सा नेचुरल है, कौन सा आर्टिफिशियल है। ये सारा एक अलग अलग आपको करके पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन तैयार करना होगा। लेकिन हम यहाँ मैप की बात कर रहे हैं, तो मैप में ये मेजर सी पोर्ट, नॉर्थ सी पोर्ट तो हम जानते ही हैं कि जो समुद्री किनारा वहीं होगा, तो नॉर्थ में तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम पश्चिम से शुरू करते हैं, पश्चिम से शुरू करके पूर्व में पहुंचेंगे, यानी गुजरात से शुरू करके और पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे दक्षिण भारत होते हुए। तो गुजरात में जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो बंदरगाह है, समुद्री पत्तन है, सी पोर्ट है, वो है कांडला सी पोर्ट। कांडला सी पोर्ट जो है वो एक ज्वारीय पत्तन है, और जो नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ये कंट्रोल करता है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पश्चिम में गुजरात में कांडला, फिर उसके बाद वहीं से फिर हम लोग दक्षिण की तरफ चलते हैं, तो कौन सा, मुंबई, ठीक है ना, जिसको जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट भी बोला जाता है, इसको नाम दिया गया है। इसके बाद हम आते हैं दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, इसी पट्टी को पकड़ते हुए। तो कांडला से हम मुंबई आए, और फिर मुंबई से हम गोवा में आए, जिसको कहते हैं मारमा गोवा, गोवा के मर्म को जानने वाला। और यहाँ से जो हमारा आयरन ओर है, लॉ एश जिसको बोला जाता है, उसका लगभग 50%, 50% जो है लॉ एश का निर्यात किया जाता है। फिर गोवा से हम चलते हैं कर्नाटक में, तो ये है न्यू मंगलोर, ठीक। और कर्नाटक में है, और कर्नाटक में जब हम लॉ एश के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, आयरन ओर के बारे में, तो कुद्रेमुख माइंस है, कुद्रेमुख की खान है, और वहाँ से निकलने वाले जो लौ अयस्क है उसका निर्यात यहीं से होता है। इसके बाद फिर हम लोग आते हैं केरल में, तो केरल में कोच्चि है, कोच्चि सी पोर्ट, ठीक। और इसको नेचुरल बोला जाता है, लैगून के मुहाने पर स्थित है। फिर मैंने कहा था ना कि पश्चिम से चलेंगे दक्षिण भारत, और फिर वहाँ से पूरब की तरफ बढ़ेंगे। तो हम कोच्चि तक यात्रा पूरी कर चुके हैं, यहाँ तक आ गए थे हम लोग।
यहाँ से फिर दक्षिण होते हुए फिर हम आते हैं तूतीकोरन। तमिलनाडु में तूतीकोरन सबसे दक्षिण भाग में स्थित है, दक्षिण पूर्वी छोर पर। ये भी एक प्राकृतिक पोतराशय है। ये मेन रूप से जो सी पोर्ट है, जो हमारा श्रीलंका है, मालदीव है, इन क्षेत्रों से व्यापार करता है। ठीक, यानी तूतीकोरन से सर्वाधिक व्यापार मालदीव और श्रीलंका पड़ोसी देशों से होता है। फिर हम यहाँ से चलते हैं तमिलनाडु में जो दूसरा है सी पोर्ट, चेन्नई। चेन्नई सी पोर्ट, और ये हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम आर्टिफिशियल जो तैयार किया गया है वो सी पोर्ट है। और जो सर्वाधिक जो व्यापार होता है उसमें सबसे पहले मुंबई का नाम आता है, उसके बाद चेन्नई का दूसरा स्थान है। तो इस तरह से चेन्नई हुआ तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में 2 होगा, तूतीकोरन, चेन्नई। फिर हम यहाँ से आते हैं आंध्र प्रदेश में, और ये है विशाखापट्टनम सी पोर्ट। विशाखापट्टनम जो है बहुत ही गहरा, सबसे डीपेस्ट सी पोर्ट है, बहुत गहरा स्थान है। और यहाँ पर जो पानी के जहाज़ हैं बड़े बड़े, वो तैयार भी किए जाते हैं, उनका मेंटेनेंस भी होता है। तो गहराई की दृष्टि से सबसे गहरा ये सी पोर्ट है विशाखापट्टनम। इसके बाद विशाखापट्टनम के बाद हम लोग आते हैं उड़ीसा में पारादीप। पारादीप जो सी पोर्ट है वो विशेष रूप से जो आयरन और है, लो अयस्क है, उसका निर्यात करता है। ठीक, उड़ीसा के बाद फिर हम आ जाते हैं लास्ट यानी पूरब में कोलकाता। ठीक है ना, कोलकाता सी पोर्ट। और ये रिवराइन पत्तन है, स्थलीय नदी पत्तन है, और यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के काफ़ी बड़े भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। इसके मतलब जो इसकी व्यस्तता है उसको कम करने के लिए एक इसका सहयोगी सी पोर्ट का निर्माण किया गया, जिसको हम हल्दिया, ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये हो गया कलकत्ता सी पोर्ट बंदरगाह। और दूसरा, इसके भार को कम करने के लिए इस सहयोगी के रूप में हल्दिया को विकसित किया गया। तो इस तरह से कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में 2 बंदरगाह, ये कोलकाता बंदरगाह प्रमुख और दूसरा उसका सहयोगी हल्दिया बंदरगाह। तो ये हमारे मेजर सी पोर्ट्स हैं। एक बार फिर से देख लें हम लोग इसको। पश्चिम से शुरुआत करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला ये कांडला गुजरात में, फिर इसके बाद आते हैं हम लोग महाराष्ट्र में मुंबई, जिसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बोला जाता है। फिर इसके बाद गोवा में आते हैं तो गोवा से मार्मागांव। फिर इसके बाद आते हैं हम कर्नाटक में तो न्यू मंगलोर। इसके बाद केरल में आते हैं तो कोच्चि से फिर हम आते हैं तमिलनाडु में सबसे दक्षिण में, दक्षिण पूरब में, ये जो है ये दक्षिण पूरब में है तूतीकोरन। ये मुख्य रूप से श्रीलंका और जो इधर हमारा पड़ोसी है मालदीव, उसके लिए। फिर यहाँ से हम चलते हैं तो चेन्नई के बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के बाद उड़ीसा में पारादीप के बाद फिर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में कोलकाता, और उसके व्यापार को कम करने के लिए, उसके भार को कम करने के लिए सहायक पत्तन के रूप में हल्दिया। तो इस तरह से ये हुए हमारे मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। अब अगला है
एयरपोर्ट्स, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको बोला जाता है। तो चलते हैं। अब हवाई अड्डा तो कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि समुद्र के किनारे ही होगा, इसलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। पंजाब में अमृतसर राजा सांसी एयरपोर्ट, फिर इसके बाद दिल्ली में आते हैं तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, फिर हम वही पश्चिमी पट्टी में आते हैं, महाराष्ट्र में चलते हैं, मुंबई छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, फिर इसके बाद हम आते हैं तिरुवनंतपुरम केरल में, फिर तमिलनाडु में मीनाम्बकम चेन्नई के पास में ही, और फिर इसके बाद यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद, ठीक। फिर इसके बाद कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो ये हमारे मेजर एयरपोर्ट्स। फिर से देख लें, एक बार ध्यान कर लें हम लोग, इसको मैंने जूम आउट कर दिया है। अमृतसर राजा सांसी जिसको बोला जाता है, दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी, मुंबई में, फिर दक्षिण में चलते हैं तो केरल में तिरुवनंतपुरम, फिर तमिलनाडु में मीनाम्बकम हवाई अड्डा, फिर तेलंगाना में जो पहले आंध्र प्रदेश में आता था हैदराबाद, फिर इसके बाद कोलकाता सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा। तो ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई पत्तन और समुद्री पत्तन हुए। तो इस तरह से ये हमारे मेजर सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और आपके नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, NH1, NH फर्स्ट, NH7, NH15, NH8, ये सारे आज हम लोगों ने मैप में देखा। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूँ कि केवल 15 मिनट का समय अपने मैप के लिए दीजिए। आप लोग 15 मिनट का मैप के लिए समय दिया तो ये मान के चलिए कि मैप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आपका एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, और उसके साथ ही साथ आपके जो MCQs हैं वो भी तैयार होंगे। और अगर आप आगे अपने किसी कंपटीशन में अपीयर होने वाले हैं तो उस दृष्टि से भी ये क्वेश्चन आपको काम आने वाले हैं। तो इस तरह से ये मल्टी पर्पज़ प्रिपरेशन चल रही है आप लोगों की इस मैप के माध्यम से। तो ये ध्यान रखिएगा, केवल 15 मिनट्स मैं कह रहा हूँ, उस 15 मिनट्स अगर आपने ईमानदारी से उसकी तैयारी कर ली आपने, तो आगे आने वाले टाइम में भी, इन फ्यूचर में अगर आपको कंपटीशन देना है तो इसकी आपको अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। इस चैप्टर में कुछ मैप के साथ साथ MCQs की भी चर्चा कर लें। इसमें पाइपलाइन परिवहन का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। जल परिवहन में जैसे हम लोगों ने ये NH नेशनल हाईवे देखे, वैसे इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग भी है। जैसे पहला हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य है, 1620 किलोमीटर लंबा, इसको नौगम्य जलमार्ग संख्या 1 कहते हैं। फिर दूसरा उधर पूर्वोत्तर में सदिया धुबरी के बीच में 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग संख्या 2, और जलमार्ग संख्या 3 वाटरवेज नंबर 3 केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक। और वैसे मैप में नहीं आएगा, ये मैंने MCQs के रूप में बता रहा हूँ कि हाँ ये भी आ सकते हैं। फिर चौथा है काकीनाडा और पुदुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का। इसी तरह से जो पांचवा है वो मातई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी पूर्वी तटीय नदी के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार। तो इस तरह से हमारा इसके साथ साथ अगर इस तरह तैयारी करते हैं तो हमारा MCQs भी तैयार हो रहा है। तो ये ज्योग्राफी के मैप
तो कंप्लीट हो गए आपके। हिस्ट्री का मैप भी कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं ये समझाने वाला हूँ कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन आता है या कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम कैसे तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ये मैप का कंप्लीट हुआ, इसकी आप लोग तैयारी करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारी हिस्ट्री के सेकंड चैप्टर से रिलेटेड होगी कि क्वेश्चन का आंसर हम लोग किस तरह से तैयार करें। मैं समझता हूँ कि इतना इसमें पर्याप्त है। उस वीडियो को भी मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप लोग उस चैप्टर की तैयारी करके रखिएगा जिससे कि आप लोगों को बहुत कम समय में जल्दी समझ में आए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।